साथियों, आपके अपने YouTube चैनल A+ अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं धातु एवं धातु के बारे में। देखिए, धातु एवं धातु जो आपका टॉपिक है NCERT में हूबहू एज इट इज दिया हुआ है। आपके रीट हो चाहे आपका CET एग्जाम हो, अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं से बनेगा। अगर आप NCERT नहीं भी पढ़ते और मेरा वीडियो देख लेते हैं, यही आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आप लुसेंट भी नहीं पढ़ते फिर भी मेरा वीडियो देख लेते तो भी आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है। तो सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, धातु एवं धातु होता क्या है। ठीक है, पूरा जो NCERT में ये पूरा अलग टॉपिक है, पूरा अलग से पार्ट दे रखा है इसमें। ठीक है, हर एक चीज़ हम कवर करते हुए चलेंगे। धातु एवं अधातु, तो धातु एवं धातु को समझने से पहले थोड़ा हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि होती क्या है। तो पहला है, देखिए, धातु की सतह होती चमकदार होती, चमकदार होती है, यानी कि ये चमकती है। इनकी सतह पॉलिश करने पर चमक जाती है। अधातु की सतह जो होती है वो चमकहीन होती है। चमकहीन यानी चमक उसके अंदर नहीं होती है, चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है आयोडीन। आयोडीन, तो आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। लेकिन अभी तो हमने बोला कि अधातु चमकीली होती, लेकिन ये अपवाद है। आयोडीन जो क्या है, अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीली है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद दूसरे हम बात करते हैं यहाँ पर चालकता। तो धातुओं में क्या है, करंट प्रवाहित होता है। हमारे घर के अंदर जैसे तार वायर है, तांबे के बने हुए, एल्यूमिनियम के बने हुए, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनमें करंट प्रवाहित होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं धातुएं जो विद्युत की क्या है, चालक है। और अधातु के अंदर करंट प्रवाहित नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं ये कुचालक है। कुचालक, क्लियर है। अब इसके अंदर भी अगर बात करें हम, तो सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है। उसके बाद देखा जाए तो तांबा, तांबे के बाद अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद अगर हम देखें तो टंगस्टन। क्लियर है, सबसे अच्छी जो चालक होती है चांदी होती है, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में कौन है, टंगस्टन। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं टंगस्टन, देखिए टंगस्टन ये वही है जिससे हमारे बल्ब के जो है फिलामेंट बनाए जाते हैं। ये अगर मान लीजिए हमारे घर में बल्ब है, इसके बीच में हम देखते हैं ऐसे इस प्रकार का वायर होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो ऐसा आता है विद्युत बल्ब में जो धातु होती है, फिलामेंट होता है, किसका होता है, टंगस्टन का। और इसके अंदर जो गैस भरी जाती है दोस्तों बल्ब में, वो होती है आर्गन गैस। देखिए, आर्गन गैस जो है बिल्कुल क्या होती है, अक्रिय गैस है। अक्रिय, अक्रिय का मतलब किसी क्रिया नहीं करती, तो ये टंगस्टन धातु से क्रिया ही नहीं करेगी। अगर इसमें हम वायु पहले से ही रहने दें, अगर बल्ब के अंदर वायु ऑलरेडी हम रहने दें, इसका मतलब है इसके अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन फिर किससे अभिक्रिया कर लेती है, टंगस्टन से। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम उपचयन, या तो उपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टंगस्टन का क्या हो जाएगा, उपचयन या ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी जो इसको खराब कर देगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो है बल्ब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और दूसरी स्थिति, इसके अंदर जो टंगस्टन का जो गलनांक और क्वथनांक होता है, देखिए गलनांक जो है इसका जो बहुत अत्यधिक होता है, यानी कि लगभग 3500 से 3600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब आप खुद सोचिए कि हम जहाँ पर जिंदा रहते हैं, हमारे आसपास नॉर्मली 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। अब खुद सोचिए कि ये इतना तापमान सहन कर सकता है, तब जाकर के, इससे ज़्यादा हो जाए तब जाकर के पिघलना शुरू करेगा। क्लियर है, तो ये आप इसमें तापमान का भी ध्यान रखें। तो मैंने आपको ये बल्ब के बारे में भी इसमें बता दिया है। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर ये हमारे लगभग 2 तो इसके अंदर हो गए, मैं मिटा रहा हूँ इसको ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए यहाँ पर। तीसरा अगर हम बात करें, यहाँ पर चमकदार हो गया, चालकता हो गई, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, देखिए आघात वर्धनीयता का मतलब है कि अगर धातु की पीट कर उसकी चद्दर बनाते हैं तो इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। आपने गाड़ियाँ लोहार देखे होंगे, जो लोहे को गर्म करके उसके बार बार हथौड़ा मारते रहते हैं ताकि लोहा फैल जाए। सुनार है, सुनार आभूषण बनाने के लिए लोहे पर चोट करता रहता है, लगातार उसे पीटता रहता है ताकि वो फैल जाए। तो धातु को पीट कर उसकी चद्दर बनाई जाती है, उससे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। और इसी प्रकार अगर अधातु पर अगर हम चोट करते हैं तो ये क्या है, टुकड़ों में बिखर जाते हैं। तो टुकड़ों में बिखर जाते हैं, इसका मतलब ये होता है भंगुर प्रकृति के, भंगुर प्रकृति होती है अधातु की। क्लियर है। चौथा है इसमें तन्यता। देखिए, तन्यता का मतलब है कि धातुओं को खींच कर इसके तार बनाना तन्यता कहलाता है। हमारे घरों के अंदर वायर है, कॉपर के वायर है, एल्यूमिनियम के वायर है, जितने भी लगे हैं ये सारे क्या है, तार ही तो हैं। तो धातु को खींच कर तार बना रखा। सोना है, सोने के भी आभूषण बना के उसके खींच कर तार बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो गुण होता है धातु का, ये क्या कहलाता है, तन्यता। अधातु में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें जो तन्यता का गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। 5वां पॉइंट है इसमें, इनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, उच्च। यानी क्वथनांक का मतलब ध्यान रखिएगा कि जो ठोस है, कोई भी ठोस वस्तु अगर अब पिघलना शुरू हो जाती है तो उससे कहते हैं क्वथनांक।
ठीक है, वो उसका क्वथनांक होता है। और अगर मान लीजिए कोई द्रव में आ गई पानी की तरह और अब वो भाप बन के उड़ने की स्थिति में, तो वो होता है उसका क्या होता है यहाँ पर सॉरी हमने क्वथनांक के बारे में, वो गलनांक देखिए फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पर देख रहे थे क्वथनांक और गलनांक। फिर से सुनिएगा आप, गलनांक यानी कि गल जाना। तो अगर कोई ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु अगर मान लीजिए गलने की स्थिति में आ गई, लगातार अगर ताप दे रहे हैं, पिघल गई, तो वो उसको क्या कहते हैं हम, गलनांक। और अगर पिघली हुई वस्तु अब भाप बन के उठ रही तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक। तो इसका बहुत ज्यादा उच्च होता है, लेकिन इनमें दो धातु जो होती है उसका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, निम्न होता है। और उससे हम कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे उसे, उसका नाम है गैलियम, और एक है इसमें सीजियम। इनका जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। ये एनसीईआरटी में हूबहू दिया हुआ है, तो प्रश्न कहीं से भी ऐसा बन सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं धातु के। अगला जो क्वेश्चन है, अगला हम देखते हैं, चौथा इसमें पांचवा छठा पॉइंट है कि ये हमेशा धातु जो है कठोर होती है, कठोर। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको नोट करते रहना, साथ साथ में वीडियो को पॉज करते रहना। हमारा मकसद है कि कम समय के अंदर हम सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर लें, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, धातुएं होती है कठोर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकते हैं, ठोस द्रव और गैस। अब कठोर होते हैं, लेकिन हमने बताया कि अभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन इनमें भी अपवाद है। जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम धातु, हम बात करें सोडियम की बात, सोडियम धातु, हम बात करें अगर पोटेशियम, ये सभी क्या होते हैं, ये कठोर ना होकर के ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम। तो ये इनका अपवाद है, ध्यान रखना कि मुलायम कौन होता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपके एक क्वेश्चन भी आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, अभी रिसेंटली कोई एग्जाम था, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुलायम है। तो अधिकतर जो है बच्चे सोडियम का ध्यान रखते हैं, इन दोनों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोडियम तो ऑप्शन में नहीं होगा, तो आप फंस जाएंगे। तो ये भी थोड़ा आप इसमें ध्यान रखें। और इसमें ऑप्शन में पोटेशियम दे रखा था, सोडियम नहीं दे रखा था, इसलिए बच्चों को लगता है कि चारों ऑप्शन गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर बात करें हम सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु की अगर हम बात करें, तो वो धातु कौन सी होती है, वो होती है लिथियम, लिथियम। और सबसे अगर भारी धातु की बात करें, भारी धातु, तो वो होती है हमारे ऑस्मियम, ऑस्मियम, क्लियर है, ऑस्मियम। और अगर हम सबसे कठोर धातु की बात करें, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है हमारी, वो होती है हमारी प्लेटिनम, प्लेटिनम, है ना। तो भारी और कठोर फर्क देखिए, भारी का मतलब है कि वजन में भारी, और कठोर का मतलब है मजबूत, कितनी स्ट्रॉन्ग है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बने तो ये भी एक बार आप देख लेना, अगर ऐसा कुछ है तो। हल्की है लिथियम है, भारी है आर्सेनियम है, और ओस्मियम है, सॉरी। और कठोर की बात करें तो प्लेटिनम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। देखिए, अब धातुओं के भी अपने अपने गुण होते हैं। कोई धातु जो है पानी से अभिक्रिया कर लेती है, कोई भाप से अभिक्रिया करती है, कोई ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, कोई गर्म जल से अभिक्रिया करती है, कोई किसी से अभिक्रिया ही नहीं करती है पानी से। तो धातु के इन गुण को जो है अलग अलग धातु के लिस्ट में बांटा गया है। तो हम इनकी अभिक्रियाशीलता को पढ़ेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन निम्न अभिक्रियाशील है। तो मैं एक लिस्ट आपको याद करवा रहा हूँ, वो लिस्ट आप देख लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। कानका मैगजीन फेसबुक पर हैं, क्यों, हैजी, एजी, एयू, क्लियर है, हैजी, एयू। तो यानी कि ये हो गया हमारा पोटेशियम। आप सुनते रहना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप अगर चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इन मैग्नीशियम और जिंक के बीच में आता है यहाँ पर एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, अब हाइड्रोजन को आप छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, ठीक है ना, तो ये कोई धातु नहीं है। कॉपर, मरकरी, ठीक है। इसके बाद क्या है, चांदी, और ये गोल्ड यानी सोना, इस प्रकार सिल्वर और यहाँ पर गोल्ड। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बताता हूँ। हस्बैंड वाइफ है, मान लीजिए कहीं गए हैं और उसकी वाइफ जो जिद कर रही है कि मुझे कान के दिलाने हैं, कान के दिलाने हैं, तो कान का से ध्यान रखो, कान का, कान का। अब नहीं दिलाया उसने, तो मैगजीन में जो विज्ञापन आया था, तो विज्ञापन को बता रही है मैगजीन, तो बोल रही है मैगजीन के अंदर भी है कान का, मतलब विज्ञापन में आए हुए कान की झुमकियाँ, ठीक है। तो मैगजीन, अब मैगजीन से भी नहीं मान रहा हो तो उसने फेसबुक खोला, तो फेसबुक पे भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो वो बोल रही फेसबुक पर, पीबी यानी ऐसे समझेंगे, पर है, उसको बोल रही है। फिर बोल रही है क्यों, सुन नहीं रहा तो बोल रही है क्यों, है जी,
फिर बोल रही है जी, फिर नहीं सुन रहा है, फिर बोल रही एजी से भी नहीं सुन रहा है, फिर इंग्लिश में बोल रही ए यू, तो ए यू ऐसे याद रख सकते हैं। अब आप कैसे याद रखते हैं ये आपके ऊपर है। मैंने जो जिस तरीके से याद रखा मैंने आपको बता दिया। कान का मैगजीन फेसबुक पर है, क्यों है जी, ए जी, ए यू, क्लियर है। इसी के साथ आप देखते हैं अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं इस प्रकार से तो अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील यहाँ पर पोटेशियम है, फिर इसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक। तो सबसे कम कौन है सर? चांदी और यहाँ पर ये मरकरी, चांदी और ये गोल्ड। ये कैसे अभिक्रिया नहीं करते? आपने देखा होगा अपनी ज्वेलरी जो है खराब होती नहीं जल्दी, क्यों? ये अभिक्रिया नहीं करेंगे, ना तो जल से अभिक्रिया करेंगे ना वायु से। इसीलिए सबसे कम अभिक्रियाशील जो लिस्ट में जो ऊपर दिख रहा है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, जो नीचे दिख रहा है सबसे कम। तो यहां से प्रश्न आता है आपके, अक्सर आता है 100%। आपको 3-4 यहां पर ऑप्शन दे देंगे, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपको अगर ये लिस्ट याद है तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको जैसे ये ऑप्शन दिया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आपको आयरन, ये चारों ऑप्शन। तो सबसे इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? मैग्नीशियम। तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। सबसे कम क्रियाशील कौन है? तो ये चारों में सबसे जो नीचे है उसमें देख लो कौन है, तो ये आयरन है। इस प्रकार से, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिए धातुएं जो होती है, धातुएं वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, अपवाद, ठीक है, अपवाद है इसके अंदर। क्रोमियम ऑक्साइड है ना, Cr2O3, ये क्रोमियम ऑक्साइड है। ये क्या है? अम्लीय प्रवृत्ति का है। तो इतना ध्यान रख लेना, अम्लीय प्रवृत्ति का है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये मैं बिठा रहा हूं, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद कि हमने इतना तो पढ़ लिया है, अब धातु के और क्या क्या गुण हो सकते हैं। जैसे सबसे अभिक्रियाशील, अभी कान का फेसबुक मैगजीन सबसे ऊपर कौन था? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये अगर अभिक्रिया करते हैं धातुओं से, धातुएं अगर अभिक्रिया जल से करती है या अम्ल से करती है तो क्या देती है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले देखते हैं कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये आप ध्यान रख लेना, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब भी अब मैं धातु ले रहा हूं, जैसे मैंने जिंक एक धातु ली है, अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया मैंने, H2SO4, तो ये क्या बना देगा? लवण, यानी कि ये Zn यहाँ पर आ जाएगा H2 की जगह, तो ये बन जाएगा ZnSO4। अब यहाँ पर क्या बचेगा? जिंक यहाँ आ गया तो H2 बाहर निकल गया, यह हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल करके उड़ जाएगी। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पूछा जाता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस ही है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जब गैस निकलेगी उसके पास हम मोमबत्ती ले जाएंगे, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। और जो अगर मान लीजिए इस गैस को हम एक काम करते हैं, एक टब है, टब के अंदर जो है साबुन के विलयन में ऐसे भर देते हैं, तो गैस आ रही है, साबुन के विलयन, गैस अगर बाहर जाएगी तो बुलबुले बनेंगे, साबुन का विलयन है, इसलिए इन बुलबुले के पास ये मोमबत्ती लेकर के जाओ। अगर ये ऐसे जैसे मोमबत्ती इन बुलबुले के पास ले जाओगे तो फूट जाएंगे। तो जब फटफट की आवाज़ आती है तो ऐसी स्थिति हम कह सकते हैं कि ये जो गैस है कौन सी है? हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक अपवाद है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक अपवाद है। देखिए अपवाद बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और NCERT में दिए हुए हैं साहब। जैसे एक तो होता है HCl अम्ल होता है आपका, एक H2SO4, एक होता है HNO3, एक होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। लेकिन ये जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये भाई साहब जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ये भाई साहब क्या करते हैं? इनके पास जो ऑक्सीजन है इनके पास चिपका देते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन दे देंगे, इसका मतलब इन्होंने क्या कर दिया? ऑक्सीकरण कर दिया, यानी कि उपचयन कर दिया, ऑक्सीजन इसके पास दे दिया इसको, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है HNO3, प्रबल ऑक्सीकारक, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस बनने ही नहीं देता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, ऐसा कौन सी जो है अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करके लाइट जा चुकी है। तो एक काम करते हैं, हम अगला वीडियो जो है इसके बाद ही रखते हैं, ठीक है। तो कल मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, मैं नहीं दिख रहा हूँगा, लेकिन आप थोड़ा मैनेज करें, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे, बहुत ही बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे और 1-2 वीडियो के अंदर हमारा धातु वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।